तो दोस्तों अब से कुछ ही घंटों में एक्विस का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो मे भी इसका अलॉटमेंट आ भी गया होगा, पर दोस्तों अलॉटमेंट मिले या फिर ना मिले वो ऑल टुगेदर तो एक अलग बात है, क्योंकि इस आईपीओ में भी रिटेल को एंड एचएनआई को अलॉटमेंट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अलॉटमेंट मिले या फिर ना मिले हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। 10 दिसंबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, तो बात करेंगे कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर जिनको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा मेन फोकस इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री पर रहने वाला है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि आज़ाद इंजीनियरिंग इसी जैसी एक कंपनी थी जो अपना आईपीओ लेके आई थी, एंड आईपीओ के बाद इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा रैली देखने को मिला हुआ था। तो क्या ये भी कंपनी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है? तो क्या आज़ाद इंजीनियरिंग जैसे रैली दिखा सकती है, या फिर यूनिमैक जैसा सबका पैसा ये भी कंपनी डुबाने वाली है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इन दोनों तीनों कंपनी को लेकर एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, एंड लास्टली बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में कैसा डिमांड है, एंड आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो इस आईपीओ में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। हालांकि पहले इसके ग्रे मार्केट में 35% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट अभी करंटली इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 30% के हिसाब से देखा जाए, कहीं ना कहीं लगभग 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। यानी दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपये से लेकर 124 रुपये पर शेयर रखा गया था, जबकि फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड कहीं 30% के आसपास बना हुआ है। तो इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं 160 रुपये से लेकर 165 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों अगर ये कंपनी अपना आईपीओ 124 रुपये के प्राइस बैंड पे लेके आ रही है, एंड उसके तुलना में 165 रुपये के आसपास लिस्ट हो रही है, तो ये जो लिस्टिंग होगा दोस्तों वो काफ़ी शानदार माना जाएगा। बट हालांकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के ग्रे मार्केट पे पूरा डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए में भी इसका लिस्टिंग आपको 30% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, या फिर 30% के नीचे भी देखने को मिल सकता है। जैसा मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका जो लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों याद रहे कि इसका लिस्टिंग 30% के नीचे हो या फिर 30% के ऊपर हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए, एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, या फिर इवन लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए वैसे तो देखा जाए तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि इसी जैसी मार्केट में दो और कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा, आज़ाद इंजीनियरिंग एंड दूसरा यूनिमैक। ये दोनों जो कंपनी है वो सेम सेक्टर से बिलोंग करती है। बट देखा है दोस्तों तो ये जो दोनों कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है, बट एक्विस जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट हालांकि अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो FY25 में एक्विस का रेवेन्यू लगभग 960 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, जबकि आज़ाद का रेवेन्यू लगभग 457 करोड़ के आसपास, एंड यूनिमैक का रेवेन्यू लगभग 242 करोड़ के आसपास देखने को मिला हुआ था। यानी इससे तो दोस्तों आपको कंफर्म हो गया है कि भले ही ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, बट ये कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग एंड इवन यूनिमैक से काफ़ी बेटर है। हालांकि दोस्तों अगर आप इस कंपनी को EBITDA लेवल पे देखते हैं तो EBITDA लेवल पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल आपको दिखाई देगी। एंड जैसे कि दोस्तों हम लोग इसके रिव्यू वाले वीडियो में डिस्कशन किए हुए थे कि ये जो कंपनी है वो दो सेगमेंट में काम करती है, पहले एरोस्पेस के बिजनेस में एंड दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बिजनेस में। हालांकि कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है वो आपको एरोस्पेस से देखने को मिलता है, एंड लगभग वही 10% के आसपास जो रेवेन्यू है वो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल से देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इस कंपनी का एक खास बात यह है कि ये कंपनी जहाँ से भी अपना 90% रेवेन्यू डिराइव करती है
वो जो बिजनेस है वो इस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यानी एरोस्पेस वाला बिजनेस कंपनी का प्रॉफिटेबल है एंड वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला जो कंपनी का बिजनेस है वो दोस्तों लॉस मेकिंग है। इसलिए फिलहाल जो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है वो आपको लॉस में ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो अभी प्रॉफिटेबल है, इसी वजह से इसके ग्रे मार्केट में भी अभी इतना अच्छा डिमांड बना हुआ है एंड इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिला हुआ था। बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में तो क्यूआईबी कोटा इस आईपीओ का लगभग 123 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। एचएनआई कोटा इस आईपीओ का 84 टाइम्स के आसपास तक। एंड वहीं रिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों इस आईपीओ का रिटेल कोटा लगभग 81 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी टोटल इस आईपीओ को कहीं ना कहीं 104 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया था, जो कि इवन दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए कि इस आईपीओ को मोर देन 100 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी बस आपसे 921 करोड़ के आसपास ही फंड रेज करना चाहती थी, बट इसके तुलना में लोगों ने 100 गुना ज़्यादा इस कंपनी को पैसा दे दिए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस आईपीओ का डिमांड कैसा रहने वाला है। इसलिए दोस्तों इसके स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते हुए एंड रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए अगर हम टारगेट के बारे में बात करें तो इजली दोस्तों राउंड फिगर में हमारा जो टारगेट निकल के आ सकता है वो लगभग आपको 190 एंड 195 का निकल के आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंपनी 160 से 165 रुपये के आसपास लिस्ट होती है एंड सेम लिस्टिंग वाला लेवल को सस्टेन करती है तो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में इजीली आपको 190 एंड 195 का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि मार्केट अच्छा रहेगा तो ठीक ठाक ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते ही हैं कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि स्मॉल कैप अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है, तो मे भी अगर यहाँ से रिवर्स लेता है तो इस आईपीओ में भी हमें लिस्टिंग के बाद ठीक ठाक रैली देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें कि उनको क्या करना है जिनको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है, यानी अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको इस आईपीओ को होल्ड करना है या फिर सेल करना है। तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो आपने देख ही लिया होगा। ओवरऑल ये एक कंपनी लॉस मेकिंग है बट EBITDA लेवल पे प्रॉफिटेबल है एंड कंपनी जो कोर बिजनेस है वो दोस्तों प्रॉफिटेबल है। इसलिए फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी उतना बेकार नहीं रहने वाली है। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन है, बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से मैक्सिमम पैसा ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर की जाएगी। यानी फंडामेंटल वाइज तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। वहीं इस कंपनी में मुकुल अग्रवाल का भी नाम आ रहा है, तो इंडिया का एक जाना माना इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। मुकुल अग्रवाल ने भी अपने सांसी फंड्स के द्वारा इस आईपीओ में इन्वेस्टेड है। एंड आपको याद ही होगा कि आज़ाद इंजीनियरिंग का जब आईपीओ आया हुआ था तो इसमें भी बड़े बड़े इंडिया का इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिले थे, जिसमें खुद सचिन तेंदुलकर का नाम निकल के सामने आया हुआ था। एंड उसके जैसे ही दोस्तों 21 में भी आपको ठीक ठाक इन्वेस्टर्स का नाम देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हैं तो मे भी शॉर्ट टर्म में ये अपने लिस्टिंग गेंस वाले प्राइस को मैनेज करता है, उसको होल्ड करता है, या फिर उसके नीचे राउंड फिगर में 150 या फिर 148 का लेवल को होल्ड करता है, तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ को होल्ड नहीं करना है, ठीक ठाक आपको 30% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिल रहा है एंड अगर आप चाहते हैं इस आईपीओ में अपना प्रॉफिट बुक करना, तो जी हाँ दोस्तों प्रॉफिट बुक करना भी एक काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेटजी माना जाएगा, क्योंकि वैसे आपको इस मार्केट कंडीशन में 30% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिल रहा है जो कि काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। इसलिए अगर आपको इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरे आईपीओ में अप्लाई करना है तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। याद रहे कि प्री आईपीओ सेशन में अगर इस आईपीओ का डिमांड ठीक ठाक रहता है तो मे भी आप इसको लिस्टिंग के बाद थोड़ा देर होल्ड करके सेल कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों अगर आप हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ का प्राइस एंड डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते हैं उस आईपीओ में ठीक ठाक हमें डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या फिर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात आपने अभी तक विद्या वायर का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टैप करके विद्या वायर्स का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी भी देखना ना भूलें।